आपका वेलकम है मेरे दूसरे व्लॉग में। और आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि फिनलैंड में सरवाइव करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। उससे पहले व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ की ग्रीनरी और ब्यूटी दिखाना चाहूँगी, क्योंकि विंटर्स में ये सब देखने को नहीं मिलता, ये सब समर्स में मिलता है देखने को। आप देख सकते हो। तो सबसे बड़ी बात ये है, फर्स्ट जो मतलब है मैं वो बताऊंगी आपको कि अगर आप यूरोप में किसी भी कंट्री में सरवाइव करना चाहते हो तो आपको उस कंट्री की लैंग्वेज बेसिक आनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं जब यहाँ आज से 3 साल पहले आई थी, मेरे को भी नहीं पता था कि हमें अगर यूरोप में रहना है, उसको सरवाइव करने के लिए वहाँ की लैंग्वेज को हमें सीखना होगा। तो अब क्या है कि जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स ब्लॉग बनाते हैं और वो ये चीज़ नहीं बताते कि जब आप यूरोप में आ रहे हो, किसी भी कंट्री में जा रहे हो, तो आपको वहाँ के लिए उनकी बेसिक लैंग्वेज जो उनकी मदर टंग होती है वो होनी बहुत ज़रूरी है। जो एक सबसे बड़ा ग्लिच है, अगर आपको नहीं आती वो तो आपको आगे कुछ भी जॉब वगैरह करने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि फिर वो कंसीडर ही नहीं करते। आप कितने भी क्या कहते हैं एजुकेटेड ना हो बेशक, बट उनको होता है कि अगर आप एजुकेटेड हो और आपको हमारी लैंग्वेज आती है तो वो आपके डिग्रीज को या डिप्लोमास को थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि चलो ठीक है, इनको हमारी लैंग्वेज आती है। बट इवन उसके अलावा वो आपकी डिग्रीज को कंसीडर करते ही नहीं हैं। तो मैं जब आई थी मेरे को था, मेरा 1 साल का डिप्लोमा था, तो वो तो इंग्लिश में ही था। फिर उसके बाद मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, बट मुझे जॉब नहीं मिली। तो मैं ये बता रही थी कि जब मैंने भी अपना डिप्लोमा किया था वो इंग्लिश में था। मेरा जब डिप्लोमा ख़त्म हुआ तो मेरे को जॉब नहीं मिला। और यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अगर जॉब चाहिए तो जॉब आपको ज़्यादातर, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती और आती भी है तो क्लीनिंग प्रोफेशन में आपको जॉब ज़्यादा मिलेगी एज़ कंपैरिजन टू आपकी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यूरोप का अगर आप आते हो तो। अब नेक्स्ट जो है ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप प्लान करो यूरोप में आने का तो प्लीज़ ये ध्यान में ज़रूर रखना कि एक तो आप लैंग्वेज सीख के आओ, दूसरा आप जब भी वीज़ा अप्लाई करो वो आप डिप्लोमा मत करो, डिग्री करो। क्योंकि डिग्री जो होती है वो 3 साल या 4 साल की होती है। अगर आप वही साल डेढ़ का वीज़ा लेके आओगे, उसके बाद फिर आपको अगर जॉब मिल गई वेल एंड गुड, नहीं मिली फिर आपको उसके लिए जॉब सीकर अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। क्योंकि वो चीज़ मेरे साथ हुई, मुझे पता है। तो मैं यही आपको बताना चाहूँगी कि आओ तो 4 साल का एटलीस्ट वीज़ा लेके आओ, जिसमें आपको बेनिफिट्स भी मिले और वीज़ा सेंड करवाने का भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ड्यूरिंग 4 इयर्स जब आप आते हो अपनी स्टडी में, तो ये नहीं है कि ये आपको आपकी स्टडी के साथ साथ लैंग्वेज नहीं सिखाते, वो बेसिक बताते हैं, बट वो कहीं भी काम नहीं करती। उसको अच्छे से चलाने के लिए आपको लैंग्वेज का जो वो आपको सिखाते हैं लैंग्वेज की बेसिक आप सीख पाओ जितना उनको लगता है। और फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टडी को ध्यान में रखते हुए आपको इंटर्नशिप्स करवाते हैं, जो इंटर्नशिप्स वो टोटली फ्री होती हैं। आपको उसका कुछ नॉट इवन अ सिंगल पैनी वो पे करते हैं, कुछ नहीं पे करते, वो आपको टोटली फ्री होता है। और 8 आवर्स मैक्सिमम जो होता है वो वर्किंग आवर्स होता है आपके ड्यूरिंग इंटर्नशिप में। और हाँ, ये तो जो यहाँ का ड्रॉबैक है वो मैं बता रही हूँ। यहाँ का एक पॉजिटिव भी है कि जब आप आते हो और आपको जॉब मिल भी जाता है, सपोज आप आए, आपको परमानेंट जॉब मिल गया, तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल हो गया। फॉर सम क्राइसिस अगर वो जॉब आपका छूट जाता है और आप ए वीज़ा पे हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको उस कंडीशन में सरवाइव नहीं करना पड़ता। ये यहाँ का एक प्लस पॉइंट है। और जो स्टडी है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ बच्चे की स्टडी के लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। दैट वाज वेरी गुड इन यूरोप, इन एवरी कंट्री इन यूरोप। तो
और अभी जहाँ मैं रह रही हूँ ये स्टूडेंट अपार्टमेंट्स है सारे, और दीज आर सो रीजनेबल्स कि इसमें आपको पे करने में भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये बहुत रीजनेबल होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है या किंडरगार्टन गोइंग है, यहाँ ये होता है कि जैसे अभी जहाँ मैं रह रही हूँ मेरे घर के बिल्कुल नियर बाय इधर किंडरगार्टन है, कि उसको ये बेसिकली पायवा पोती बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। और मेरे लेफ्ट साइड पे हाई स्कूल है बच्चों का, कि अगर आपका बच्चा 6th स्टैंडर्ड में है या 6th ऑनवर्ड है 7th से, तो ये बच्चे इधर पढ़ते हैं। छोटे बच्चों के लिए अभी मेरे ही एरिया में 3 स्कूल्स हैं, एक तो किंडरगार्टन है, 2 हाई स्कूल्स हैं और एक जूनियर स्कूल और है जहाँ बच्चे जाते हैं वहाँ। तो ऐसे ही यहाँ का प्लस पॉइंट ये है कि जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ पे बच्चों के स्कूल्स उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं कि बच्चे को ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा ना जाना पड़े। और थर्ड थिंग इज़ दैट कि सेफ है। अगर आप जॉब पे रात को जा रहे हो, अगर लेट भी हो गए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल 12 o'clock टिल एट नाइट बस सर्विस यहाँ रहती ही रहती है, उसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी गुड हियर, तो टोटली सेफ यहाँ पे आप फील करोगे इस चीज़ को कि हाँ अगर हम आए हैं तो हम यहाँ सेफ हैं। बट जो लूप होल है वो सिर्फ यही है कि यहाँ जॉब्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ जॉब्स नहीं मिलती। जॉब्स ना मिलने का रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि आपके पास ना तो लैंग्वेज है परफेक्ट इनकी। तो बस यही है, मैं आपको अपने व्लॉग के थ्रू बताना चाहूँगी कि जब भी प्लान करो यूरोप में कहीं भी जाने का, तो आप वहाँ की जो बेसिक लैंग्वेज है, सपोज डुओलिंगो से आप कर सकते हो प्रेपरेशन, या और भी 1-2 ऐप्स हैं जो आप डाउनलोड करो और उससे आप कर सकते हो, लैंग्वेज को सीख सकते हो, जो कि आपको आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा और इजीली आप उसको अवेल भी कर पाओगे जॉब्स को। और अब मैं आ गई हूँ, आवाज़ नहीं आएगी तो वो होता है। अब मैं आ गई हूँ बच्चों के स्कूल के पास, जो बिल्कुल इधर मेरा घर है और बिल्कुल घर के ऑपोजिट स्कूल है। तो एक चीज़ और, आपका बच्चा अगर बड़ा है, सपोज 5th स्टैंडर्ड उसने पास आउट किया है या 6th ऑनवर्ड्स है, अगर आप प्लान कर रहे हो यूरोप में किसी भी कंट्री में आने का, चाहे वो हेलसिंकी आ जाओ आप, चाहे जर्मनी, वो क्या करते हैं पहले आपके बच्चे को यहाँ स्कूल बने हुए हैं इनके लैंग्वेज की, तो पहले 1 साल वो आप, मैं ये बता रही थी अगर आप आते हो यूरोप में किसी भी कंट्री में, तो पहले आपके बच्चे को वहाँ पे आके इनकी लैंग्वेज को सीखना होगा। वो आपके बच्चे की मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना शार्प माइंडेड है या किस चीज़ को कितनी जल्दी सीख पाता है। मेरे बच्चे जब आए थे तो उनको पूरा 1 साल अराउंड लग गया था, जब उन्होंने यहाँ पे आके लैंग्वेज को सीखा। लैंग्वेज सीखने के बाद फिर वही हमारे घर के नियर बाय जो स्कूल्स पढ़ते हैं उधर बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं कि अब आपका बच्चा लैंग्वेज इतनी सीख चुका है, 20, 30, 40 इतना रेशो होता है, टिल 40% तक अगर बच्चे ने लैंग्वेज को सीख लिया तो वो बच्चे को स्कूल में एडमिशन दे देते हैं, वो खुद ही सब अरेंज करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा स्कूल का दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि स्कूल बहुत पास में है मेरे घर के, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि बच्चे स्कूल में कैसे बाहर आते हैं, खेलते हैं, क्या है क्या नहीं। आओ मैं आपको लेके चलती हूँ। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ स्कूल जहाँ मेरा बेटा पढ़ता है। ये जो स्कूल है जहाँ अभी मैं खड़ी थी, ये हाई स्कूल है, और जहाँ मेरी बेटी पढ़ती है वो 9th में है, और जहाँ मेरा बेटा पढ़ा, और मेरा बेटा भी है वो भी इसी स्कूल में पढ़ता है। मैं इस स्कूल का आपको ग्राउंड दिखाती हूँ। और यहाँ का जो प्लस पॉइंट ये है कि आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है तो बच्चा पढ़ाई में फेडअप ना हो, तो एवरी क्लास, हर क्लास ख़त्म होने के बाद बच्चे को 10 से 15 मिनट दिए जाते हैं कि बच्चा बाहर जाए, थोड़ा फ्रेशन अप हो, खेले और फिर दोबारा से क्लास में आके पढ़ें। अब हम स्कूल के ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ स्कूल का ग्राउंड, प्ले एरिया जो भी कह लो आप, जहाँ बच्चों को भेजा जाता था हर कि आप जाओ और यहाँ खेलो, अपना टाइम स्पेंड करो, फिर उसके बाद आपकी क्लास शुरू होती। तो आप देख सकते हैं
यहाँ बास्केटबॉल भी है, बच्चे वैसे भी खेल सकते हैं, प्लेइंग एरिया बहुत बड़ा है। और लेफ्ट साइड पे अभी मैं दिखाऊंगी, ये जूनियर स्कूल है जो 6th स्टैंडर्ड तक ही है। और यहाँ पे भी सेम यही सिस्टम फॉलो अप किया जाता है कि बच्चों को बाहर भेजो, बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, फिर दोबारा से पढ़ाई में उनका ध्यान लगे। तो अब देखो एक और दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्नो भी हो रही है या रेनी सीजन भी है, तो भी बच्चे को ये बाहर बुलाते ही बुलाते हैं। ये नहीं कहते कि आप अंदर रहो या आपको पढ़ना ही है, आपको बाहर नहीं आना। तो ये यहाँ का जो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं, कैसे हमें किसी भी उसमें सर्वाइव करना हो, अगर कभी कोई डिज़ास्टर हो भी जाता है तो उसमें कैसे सर्वाइव करना है, पैनिक नहीं होना, ये यहाँ का प्लस पॉइंट है। और बिल्कुल सामने आप देखो, जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्कूल का इंडोर स्टेडियम है। ये बोथ स्कूल्स में है, जूनियर में भी सीनियर में भी। यहाँ ये है कि बच्चे को बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, जो भी है, बैडमिंटन हो गया, और इनकी और भी अपनी भी गेम्स जो है वो बच्चा इजीली अंदर खेल सके। एंड में आपको मैं ब्लॉग ख़त्म होने से पहले एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि अगर आपका माइंडसेट ये है कि अदर कंट्रीज जैसे यूएस है, यूके है या कनाडा है, वहाँ आप चाहते हो, आपको चाहते ही काम मिल जाता है कैश पे, ये एक जो माइंडसेट है वो वहीं तक सेट रखना, क्योंकि यूरोप में आप कभी भी आओगे तो यूरोप के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में कैश वर्क नहीं मिलता। ये 0.000% है कि आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो थ्रू बैंक के ही आपको सैलरी मिलेगी, कैश पे यहाँ कोई भी नहीं देता। हाँ, जो यहाँ की टूरिस्ट कंट्रीज हैं, सपोज स्पेन हो गया, पोर्तुगाल हो गया या बार्सिलोना हो गया, उधर आपके चांसेस हैं। अभी मैं आपको बता रही थी कि वहाँ आपको जैसे इटली में भी अगर आपको कैश पे काम मिलता है, वो तो 50% चांसेस है आपको कि आपको कैश पे काम मिल रहा है। अदरवाइज यहाँ जो है वो थ्रू बैंक के ही सिस्टम चलता है। और दूसरी बात, इन द एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप जैसे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, पैसा भेज रहे हो, या ज़रूरत पड़ने पे आप अपनी अपनी जगह से अपने अपने घर से पैसा मंगवा भी रहे हो थ्रू अपने यहाँ के बैंक्स, जो नॉर्डिक बैंक्स हैं, वहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा पूछताछ की जाएगी कि ये पैसा आपने किससे मंगवाया, क्यों मंगाया, आपका क्या रिलेशन था, क्यों था, वहाँ का पैसा जो यहाँ आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है। और तो बस ये आप ध्यान में ज़रूर रखना। और लास्ट में आपको ये बताऊंगी कि अगर आप अपने अपने घरों से आके पैसा मंगवा भी रहे हो, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पैसे की, तो यहाँ के जो जितने भी नॉर्डिक बैंक्स हैं ना, वो आपसे इन्वेस्टिगेट ज़रूर करेंगे कि आप ये पैसा किससे मंगवा रहे हो, कौन आपके रिलेशन में है। अगर आपका सरनेम सिमिलर है और आप उनको प्रूव कर देते हो कि आपके फादर हैं या मदर हैं, तो वो इतना क्वेश्चनिंग नहीं करते। अगर सरनेम ही चेंज हो जाएगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, आपने किससे मंगवाए, क्यों मंगाए, क्या आपका रीज़न था ये। और हाँ, यहाँ पे जो कुरियर सर्विसेज हैं, जो आप इंडिया से भी कुछ मंगवा रहे हो, उस पर भी कुछ कुछ चीज़ों में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। हर चीज़ यूरोप में नहीं आती कुरियर होती, बस कुछ होता है कि कपड़े वगैरह ही आते हैं या खाने का कुछ थोड़ा बहुत आता है, मेडिसिन वगैरह नहीं आती। बाकी इस ब्लॉग में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी। मिलते हैं आपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक की इतना ही। गुड बाय, थैंक यू। और जाते जाते मेरे ब्लॉग को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर ज़रूर करें। बाय।